5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया के अब हम लगभग बीच में पहुंच गए हैं। कल एक ही दौर में मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है और कल ही छत्तीसगढ़ में भी दूसरे दौर में बाकी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 7 नवंबर को पहले दौर में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों और मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। कल के मतदान के बाद सबका ध्यान राजस्थान और तेलंगाना पर चला जाएगा। राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। सभी 5 राज्यों के मतदान के नतीजे जैसा कि आप जानते हैं एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। तो सबकी निगाहें अब कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर लगी हुई हैं। दोनों ही जगह चुनाव प्रचार बुधवार शाम ही खत्म हो चुका था, लेकिन पार्टियां अपनी ओर से आखिर तक कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। मतदाताओं तक पहुंचने, उन्हें मनाने, समझाने की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। भारत के चुनावों में तो ये कोशिश चुनाव के दिन से पहले की ऐन रात तक खत्म नहीं होती। अब देखना है कि ये कोशिशें कितनी सिर चढ़कर बात करती हैं। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सत्ता कायम रख पाएगी? इसी पर आज हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पर मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। राज्य की सत्ता कई वर्षों से इन दोनों दलों के बीच ही झूलती रही है। मध्य प्रदेश में वोट शेयर पर अगर हम नजर डालें तो 1990 से लेकर 2018 तक पिछले 7 विधानसभा चुनावों में 1990, 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में जीत और हार का अंतर बड़ा रहा है, जबकि बाकी 3 विधानसभा चुनावों में मुकाबला कांटे का दिखा और पिछली बार तो बिल्कुल 2018 में आसपास ये आंकड़ा आ गया था। मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की लगातार मजबूत पकड़ रही है और कई ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। ग्राफिक्स में ध्यान से देखिएगा, हम उन सीटों को आपको दिखाने की कोशिश में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सीटें कहां कहां पर स्थित हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में 58 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जहां पर लगातार बीजेपी ने जीत हासिल की है। यानी इनको आप बीजेपी की सेफ सीट कह सकते हैं कि यहां से जो खड़ा होगा उसका जीतना लगभग तय माना जाता है। जबकि कांग्रेस के पास ऐसी श्योर शॉट सेफ सीटें 10 ही हैं, जहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में वो लगातार जीतती आई है। एक तरफ 58 है, एक तरफ 10 है। मध्य प्रदेश के नक्शे पर आप इन सीटों को देख सकते हैं। देखना है कि इन परंपरागत सीटों पर क्या दोनों पार्टियां इस बार यानी कल जो मतदान हो रहा है अपनी यही पकड़ बनाकर रख पाती हैं या नहीं रख पाती हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात उन सीटों पर नजर डालना है जो पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही हैं। जी, हम दोनों की उनकी मजबूती की बात भी कर रहे हैं, कमजोरियों की बात भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 11 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी एक बार भी जीत नहीं दर्ज कर पाई है। वो सीटें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एक बार भी ये सीटें पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने नहीं जीती हैं, जबकि 75 ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस एक बार भी नहीं जीत पाई है। तो कांग्रेस के पास ज्यादा बड़ी चुनौती है। अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो इन जगहों पर अपनी साख कायम करनी होगी। मध्य प्रदेश के नक्शे में ये सीटें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ इसी मुद्दे पर कुछ देर पहले हमने बात की जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से रशीद किदवई से, उनको सुनते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग जहां पर कांग्रेस ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वहां के 18 विधायकों के साथ में चले गए थे, तो 21 और 18 उस क्षेत्र के थे और वो भाजपा में चले गए और केंद्र में मंत्री बन गए। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि भाजपा जो है ग्वालियर चंबल संभाग में और 1 और 1 11 या 1 और 1 मतलब 2 की स्थिति में होगा। लेकिन अभी वहां का जो एक जमीनी आकलन हो रहा है उसमें हो सकता है और 1 और 1 0 हो जाए और भाजपा की प्रदर्शन निराशाजनक हो और कांग्रेस जो है वहां से फिर पिछली बार की तरह 25, 26, 27 सीटें जीतने में सफल हो।
तो ऐसा होता है तो ये एक बड़ा उलटफेर माना जाएगा। इसी प्रकार से महाकौशल जो क्षेत्र है, जहां पर कमलनाथ की बड़ी पकड़ है, कमलनाथ का छिंदवाड़ा वहां के ऊपर आता है, वहां पर भी ऐसा किया जा रहा है कि वहां भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद है। तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि कमलनाथ जिस क्षेत्र के हैं और जहाँ के वो मतलब उनका प्रोजेक्शन है भावी मुख्यमंत्री का और पूर्व मुख्यमंत्री का, उसके बावजूद वहां कांग्रेस का प्रदर्शन ढीला होता है। इसी के साथ साथ जो नर्मदापुरम मतलब नर्मदा नदी जो बहती है, जो होशंगाबाद और उसके आसपास का इलाका है, वो बहुत सालों से भाजपा का बड़ा गढ़ समझा जाता था। लेकिन अब की जो हमारा आकलन है उसमें भाजपा वहां मजबूत स्थिति में नहीं नजर आ रही है और सीटें की शक्ति भी नजर आ रही है। और पिछड़ों के बारे में भी मैं एक बात कहूंगा कि जो किसान और पिछड़े दोनों ही मतलब एक दूसरे के मध्य प्रदेश में पर्यायवाची है। मतलब अधिकांश जो पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग हैं वो खेती किसानी करते हैं, तो वहां पर उनका भाजपा से मोह भंग हुआ है, तो वो भी एक बड़ा उलटफेर राजनीति में करने वाला है। तो ये 75 सीटें तकरीबन जो भाजपा के मजबूत हैं, वहां भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। और इसी तरीके से कांग्रेस की जो सीटें हैं ऐसी 50-60 सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस आश्वस्त नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए उपलब्धि की बात यह है कि नई सीटों में उसको जैसे बुंदेलखंड है और कई जगह पे जहां भाजपा मजबूत होती है, वहां कांग्रेस ने काफी सेंधमारी की है। भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो नरेंद्र मोदी जी पहले जैसे कहा जाता है कि मतलब लोकसभा के सांसद का चुनाव वही करते हैं, उनका इलेक्शन मतलब मोदी जी के बूते के ऊपर भाजपा के सांसद अधिकांश चुने जाते हैं या एनडीए के। तो इसी तरीके से वो उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी वही प्रयास हो रहा है कि मुख्यमंत्री भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के का चुनाव ही चुनेंगे, कि मतलब उनके नाम पे भाजपा को मत मिलेगा और फिर वो मुख्यमंत्री मनोनीत करेंगे। तो इस श्रृंखला में भाजपा एक मध्य प्रदेश में एक प्रयास है और एक प्रयोग कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जमीन की जो स्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप अपनी रणनीति बनाई है। उसका उम्मीदवार बड़ा प्रत्याशी जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसने अपना पूरा तन मन धन सब चीजें लगा रखी है। मेरे साथ एनडीटीवी के कंसल्टिंग एडिटर मयंक मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। मयंक जी, स्वागत है आपका। डेटा बड़ा दिलचस्प है और इन तमाम सीटों में अगर सेंधमारी करनी है, अगर कांग्रेस को जहां कमज़ोर है वहां मजबूत होना है और बीजेपी को कमज़ोर करना है या उल्टा, तो कैसे संभव है? इसका कोई गणित है? वो गणित तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी के पास होगा, मेरे पास नहीं है। हमने जो कुछ एनालिसिस किया, जैसे हम लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, तो उसका पहला 2 लेटर जो है एस और डब्ल्यू, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ, बीजेपी का स्ट्रेंथ देखिए मध्य प्रदेश में, जैसे आपने दिखाया 1990 से लेकर 2018 के बीच में वोट शेयर, तो उसका एवरेज अगर करें तो 40-41% बीजेपी का आता है। उसके कंपैरिजन में कांग्रेस का एवरेज जो है 36 है। अब इतने बड़े अंतराल में अगर इतना बड़ा गैप कायम है एवरेज वोट शेयर में, तो इसका मतलब कि बीजेपी बहुत ही मजबूत विकेट पे है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपने दिखाया सेफ सीट और वो सीट जहाँ से बहुत कमज़ोर है, दोनों को माइनस कर दें तो हम लोग अगर एक नया वर्ड यूज़ करें नेट एडवांटेज, तो उस नेट एडवांटेज के हिसाब से बीजेपी का नेट एडवांटेज है +47 और कांग्रेस का देखिए नेट एडवांटेज है -65। मतलब दोनों के बीच में ऑन पेपर अभी 7 इलेक्शन के एनालिसिस का नतीजा है, और ये सेफ सीट में हमने 3 का, तो बीजेपी को का नेट एडवांटेज बहुत बड़ा है। तीसरा जो बीजेपी का स्ट्रेंथ है कि बीजेपी नेचुरली ओबीसी की पार्टी रही है, मतलब कि जो बहुत बड़ा तबका है उसकी पार्टी रही है। और बीजेपी का लीडरशिप देखेंगे, लास्ट 3 चीफ मिनिस्टर ही देखेंगे, उमा भारती, बाबूलाल गौड़ और शिवराज सिंह चौहान, हाँ, तीनों ओबीसी कम्युनिटी के हैं। तो नेचुरली वो बड़ा तबका को अपील करती है। तो ये 3 बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। वीकनेसेस बीजेपी का जो है वो है कि पहली बार इस बार ये इंप्रेशन आ रहा है कि एक स्क्रिप्ट कहीं लिखी जा रही है और कहीं कोई पढ़ रहा है, मतलब लैक ऑफ कोहेशन जो हम लोग बोलते हैं वो दिख रहा है बीजेपी में साफ। और दूसरा वीकनेस जो शायद स्ट्रेंथ भी हो सकता है वो है कि इतने पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, इतने लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर को आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है इस बार। तो ये ऑन पेपर लग रहा है कि वीकनेस है, लेकिन हो सकता है कि ये स्ट्रेंथ भी हो जाए। तो ये बीजेपी का SW तो ये है। कांग्रेस का अगर वहाँ देखें तो कांग्रेस का कई सालों के बाद, और हम लोग इंडियन राजनीति को बहुत सालों से देख रहे हैं, पहली बार हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस का हाउस इन ऑर्डर है वहाँ, और लीडरशिप कमांड जो लोकल लीडरशिप कमांड जो एकदम से क्लियर कट है
दिग्विजय सिंह की ये जिम्मेदारी है, कमलनाथ की ये जिम्मेदारी है, सब अपने लगे हुए हैं फुल फोर्स के साथ। कैंपेन में भी कोहेशन है, और पहली बार वो कांग्रेस के बारे में हम लोग बोलते थे किलर इंस्टिंक्ट का अभाव, तो मध्य प्रदेश में किलर इंस्टिंक्ट दिख रहा है। लेकिन वीकनेसेस जो बीजेपी का हमने स्ट्रेंथ बताया वही कांग्रेस का डिसएडवांटेज में है वो। लेकिन मैं एक काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे, 2018 के चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल भाजपा के बराबर आ गई वोट परसेंटेज में, इनफैक्ट सीटों में तो आगे भी निकल गई, तभी सरकार बना पाए कमलनाथ दिग्विजय सिंह। क्या वो परिस्थिति को भूल जानी चाहिए हमको? नहीं, तो उसमें जब हम लॉन्ग टर्म में, जैसे छत्तीसगढ़ का भी हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2018 बड़ा चेंज था। 2018 मध्य प्रदेश में कितने सालों के बाद ऐसा हुआ कि दोनों में बराबरी हुई। अब उसको वो एक्सेप्शन था या नॉर्म है, वो इस बार कंफर्मेशन हमको मिलेगा। इस बार भी अगर वो ट्रेंड होता है तब हमको पता चलेगा कि सच में बीजेपी का जो बेस है वो श्रिंक कर गया है थोड़ा। लेकिन उस कंफर्मेशन के लिए हमको 3 दिसंबर का वेट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप हैं मेरे साथ, छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र कर दिया है, तो लगे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में भी कल पोलिंग होनी है। उसके आंकड़े क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ आंकड़े निकाल कर हमारी रिसर्च टीम लेकर आई है। ऐसे ही आंकड़ों के आने में छत्तीसगढ़ पर अगर नज़र डालें तो छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों के बीच 2003 से 2008 तक पिछले 4 विधानसभा चुनावों में वोट शेयर क्या रहा है, वो 2003 से लेकर 18 तक, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर नजर डालते हैं। 2018 को अगर छोड़ दें, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का अंतर 10% रहा, तो बाकी सभी चुनावों में मुकाबला ज्यादा कांटे का रहा है। देखते हैं दोनों ही पार्टियों के दबदबे वाली सीटें कौन सी हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी लगातार जीती है, 6 सीटें हैं। 9 सीटें ऐसी हैं जो पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस के कब्जे में हैं। छत्तीसगढ़ के नक्शे पर आप इन सीटों को देख सकते हैं, यानी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है, जहां तक कि सेफ सीट की संख्या की बात है। और अब उन सीटों को देखते हैं जो दोनों पार्टियों के लिए बड़ी बाधा हैं, बड़ी चुनौती हैं। राज्य में 13 ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनावों में एक बार भी नहीं जीत पाई है। 13 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी नहीं जीत पाई है, जबकि 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस पिछले 3 चुनावों में एक बार भी नहीं जीत पाई है। यानी जो हारने वाली सीटें हैं बीजेपी के खाते में ज्यादा हैं और कांग्रेस के खाते में कम है। सुनते हैं एक्सपर्ट को। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, पिछला चुनाव अगर आप छोड़ दें तो सारे चुनाव बहुत क्लोज हुए हैं, जिसमें 1.5% से लेके 0.75% तक वोट डिफरेंस रहा है। और बीजेपी ने 3 बार सरकार जरूर बनाई है, लेकिन तीनों बार कांग्रेस 37-38 सीटें 39 सीटें लेके आई। मतलब अगर 5-6 सीटें बदलती तो सरकार बदल जाती। पिछला चुनाव एक ऐसा चुनाव था जब बीजेपी और कांग्रेस का वोट डिफरेंस 10% रहा और सीटें भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में कांग्रेस जीत के आई। तो मैं ये मानता हूं कि पिछले रिजल्ट के जैसे रिजल्ट तो शायद इस बार नहीं होने वाले हैं। उसका कारण है कि एक तो छत्तीसगढ़ में चुनाव क्लोज होते हैं, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सरकार 5 साल रही, इन्होंने अपने 70 में से 22 एमएलए के टिकट काट दिए हैं, फिर भी 48 एमएलए की अपनी लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी है। और जो 22 नए कैंडिडेट इन्होंने जीती हुई सीटों पे लड़ाए हैं, उन सीटों पर भी कुछ जगहों पर बागी लड़ रहे हैं या कुछ जगहों पर कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं है। तो जो पिछले बार का रिजल्ट था वो दोहराना तो मुझे नहीं लगता कि शायद संभव हो। लेकिन ये है कि कांग्रेस जो है अभी भी थोड़ा अपर हैंड पर है, और उसका कारण यही है कि जो सरकार ने पिछले 5 साल में काम किया है उसमें सबसे मेजर है कि धान की कीमत जो सीधा 2,000 रुपए से उठा के 2,500 रुपए और उसके आगे 2,640 लेके गए। तेंदुपत्ते के कलेक्शन का जो रेट है जो मजदूरों को मिलता था, जैसे स्वास्थ्य के सेक्टर में बहुत सारा नया काम करना, गांव-गांव क्लिनिक भेजना, मोबाइल क्लिनिक, और शिक्षा में आत्मानंद स्कूल के नाम से अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोलना, ये सारे ऐसे काम हैं जिससे लोगों को लगा कि जो पिछली सरकारें थी जो केवल
कोयला और बिजली के उद्योग पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करती थी, उससे हटकर गांव, गरीब और किसान के लिए फोकस करके सरकार ने काम किया है। तो इसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। लेकिन यहां पर कैच ये है कि सरगुजा और बस्तर दोनों जगहों पर 2-2, 3-3 बार से लगातार कांग्रेस जीत रही है। तो यहां पर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है और यहां पर पिछले बार पूरी की पूरी सरगुजा और पूरे के पूरे बस्तर संभाग को, माने 26 की 26 सीटें कांग्रेस जीती थी, तो शायद वहां पर लॉसेस होंगे। अब टैली डिपेंड करेगी। हमारे साथ मयंक मिश्रा जी बने हुए। मयंक जी, दोनों ही राज्य, छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी, बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर होती रही। यही पार्टियां सत्ता में आती जाती रहीं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन इस बार जगह एक चीज़ जो खास तौर पर मैं इस डेटा से अलग हट के बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, कांग्रेस चाहे यहाँ पे हो चाहे वहाँ पे हो, उसने सॉफ्ट हिंदुत्व का रंग अपनाया। भूपेश बघेल ने हर वो चीज़ अपनाई जो बीजेपी दिल्ली में या यूपी में करती है। और यहाँ तक कि कमलनाथ ने भी इन चुनावों के पहले जिस तरीके से बजरंग दल बना लिया, एक बजरंग सेना, उसको शामिल कर लिया, हनुमान जी की आरती कर दी, पूजा कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों को, इन डेटा को पीछे छोड़ते हुए ये जो हिंदुत्व के आपस में लड़ाई है, ये इस डेटा को बता सकती है? हम लोग बहुत सालों से इस बात को सुनते आ रहे हैं और उसमें वोटर का रिएक्शन होता है कि हमको अगर इसमें सॉफ्ट या ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल क्यों नहीं चुनेंगे? तो ये कहना कि बीजेपी कांग्रेस उसके काउंटर में सॉफ्ट हिंदुत्व लेके आ रही है, वो काम करेगा, शायद वो नहीं होगा। लेकिन एडवांटेज कांग्रेस को फिर भी जो है वो पेपर पे एडवांटेज कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में है। और लेकिन ये सही बता रहे थे कि लगातार क्लोज कंटेस्ट रहा है और थोड़ा सा एडवांटेज जो 2018 का हुआ तो उसने पूरा इक्वेशन बदल दिया। हमने नेट एडवांटेज की बात की, तो जहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेगेटिव में है मैसिवली और बीजेपी मैसिवली पॉजिटिव में है, यहाँ उल्टा है। यहाँ बीजेपी नेगेटिव में है -7 और कांग्रेस +2, तो दोनों का गैप ज़्यादा है। लेकिन एक जो बड़ा अंतर है, कांग्रेस का स्ट्रेंथ यहाँ है कि लोकल लीडरशिप लेड बाय ओबीसी। तो बड़ा तबका जो है वहाँ का, कांग्रेस की लोकल लीडरशिप उसे आइडेंटिफाई कर पा रही है, जबकि बीजेपी का ठीक उल्टा है, प्रिविलेज कास्ट लोकल लीडरशिप के हाथ में रहा है। तो ये डिस्कनेक्ट है, इसको हाल के दिनों में बीजेपी ने करेक्ट करने की कोशिश की है 3-4 साल में। लेकिन वहाँ भी है कि एक स्टैब्लिश नेता बघेल हैं और वो अपने आप को उस कॉन्स्टिट्यूंसी को लगातार नर्चर कर रहे हैं, तो उनका चलेगा या हाल में जो एंट्री जिन्होंने ली है उनका चलेगा, ये अब पता चलेगा हमको। रमन सिंह की बात कर रहे हैं? नहीं, रमन सिंह नहीं। बीजेपी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं लोकल लीडरशिप में, बहुत सारे ओबीसी लाए गए हैं, उनको प्रोजेक्ट भी किया गया है। तो कौन सा किसका कार्ड चलेगा पता नहीं। ये जरूर समझना चाहूँगा मैं आपसे, इसके पहले कि हम इस चर्चा को वाइंड अप करें। इन तमाम परिस्थितियों में जो चीज़ समझ में आ रही है वो कह रहे आपने दोनों तरफ ओबीसी चेहरे को आगे रखने की कोशिश की कि बीजेपी अगर मध्य प्रदेश में स्ट्रांग है तो उसके पास ओबीसी चेहरे हैं, कांग्रेस के पास नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस स्ट्रांग है तो वहाँ ओबीसी चेहरा है। तो क्या ओबीसी होना ज़रूरी है नहीं, जैसे चुनाव जीतने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन 90s के बाद हमने कुछ स्टेट में हमने पॉलिटिकल शिफ्ट देखा था और ये शिफ्ट बहुत ज़्यादा मुखर हो गया था बिहार और यूपी जैसे इलाके में। ये मुखर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बाकी जो हिंदी बेल्ट हैं इसमें नहीं हुआ था। उसका कारण ये था कि बीजेपी ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करना शुरू किया, मध्य प्रदेश में खास करके। मध्य प्रदेश में ट्रेडिशनली ओबीसी जो हैं बीजेपी के साथ रहे हैं, इसीलिए कोई थर्ड अल्टरनेटिव कांग्रेस को रिप्लेस करने वाली मध्य प्रदेश में नहीं आई। छत्तीसगढ़ में भी वही है, छत्तीसगढ़ बेसिकली मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। तो उसी तरह की कांग्रेस के खिलाफ ओबीसी का जो अपसर्ज हुआ, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम के खिलाफ जो अपसर्ज हुआ दूसरे जगह, उसको बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कैप्चर कर लिया। अब जब राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो क्या ये बड़ा इशू है इन चुनावों में? इम्पैक्ट करेगा रिजल्ट्स पे? मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा क्योंकि मध्य प्रदेश का इक्वेशन अलग है। हो सकता है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कुछ असर हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कार्ड वो कांग्रेस बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं कर रही है इस बात को, क्योंकि जो लीडर है वो ओबीसी नहीं है, वो तो अगली जाति से, कमलनाथ।
शुक्रिया मयंक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस शानदार विश्लेषण के लिए। कल सुबह क्या होगा तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल के लिए मामला बहुत ज़्यादा दिलचस्प है दोनों ही राज्यों में।